चलिए एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि एक ऑफिसर है स्केल 3, ठीक है, उनको एक लोन लेना है हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस जो हमारे स्टाफ का होता है। सपोज उसने 50 लाख का ले लिया था, तो अब वो जो नेक्स्ट हाउसिंग लोन लेगा वो कितने का लेगा? जो 50 मतलब 120 लिमिट है, तो 120 माइनस 50 यानी कि 70 लाख का वो एक और लोन ले सकता है। बट इन सब में सब्जेक्ट टू इनकम है, क्योंकि इनकम से ही एलिजिबिलिटी आती है। 120 लाख मैक्सिमम होता है, बट आपकी इनकम का नेट टेक होम के हिसाब से जो लोअर होगा उतना आपको लोन मिलता है। सपोज एक ऑफिसर स्केल 1 है, उसने 20 लाख का ऑलरेडी HBA ले रखा है, ठीक है, 10 लाख उसने रिपेयर रिनोवेशन में ले रखा है। तो अब वो कितने के लिए एलिजिबल है? 90 लाख रुपीज़ ऑफ लोन। क्यों? क्योंकि स्केल 1, 2, 3 तीनों 120 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अब सपोज़ एक क्लैरिकल है, उसने 30 लाख का लोन लिया था और उस घर को बेच दिया, ठीक है, उसके बाद उसने 10 लाख का और ले लिया, ठीक है, तो अब वो कितने का ले सकता है? उसने तो लेके बेच दिया, बट उसने लेके बेच दिया, उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। बैंक 2 ही लोन देगा आपको, ठीक है। क्लैरिकल की लिमिट अभी कितनी है? 75 लाख है, तो 30 का उसने लिया था, रिनोवेशन के लिए उसने ले लिया था, 40 हो गया था, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो ही वो ले सकता है। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि अगर आपने लोन अवेल कर लिया है बैंक से और आप एक लोन लेने के बाद अगर उस घर को बेच भी देते हो, तब भी ऐसा नहीं है कि आपकी लिमिट खुल गई, आपकी विंडो खुल गई है, अब आप दोबारा लोन ले सकते हो। पूरे उसमें आप 2 ही बार लोन ले सकते हो और मैक्सिमम जो लिमिट है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है रिपेयर रिनोवेशन। रिपेयर रिनोवेशन में क्या चीज़ है देखिए, उसकी पहले हम लिमिट की बात कर लेते हैं। ऑफिसर के लिए इस रिपेयर रिनोवेशन में 20 लाख तक आप रिपेयर रिनोवेशन में ले सकते हैं, ठीक है। क्लैरिकल 10 लाख तक का और सब स्टाफ 5 लाख तक का, ठीक। इन सारे उसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना आपका जो कॉस्ट होता है रिपेयर रिनोवेशन का, उसका 90% बैंक लोन देती है, ठीक है। एक तरह से इसको ऐसे समझते हैं कि 3 चीज़ों में से लोअर कौन सा? एक तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, ठीक है, जैसे ऑफिसर हो तो 20 लाख की एलिजिबिलिटी होगी, बट आपका एस्टिमेट कितना है? उसका 90%, ठीक है। उसमें से आप देखोगे कि थर्ड चीज़ ये कि आपने अवेल कर लिया है। सपोज़ आप ऑफिसर हो तो 120 लाख की लिमिट है। सपोज़ आपने ले ही 2 लोन पहले से रहा है जो आपकी 120 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहा है या उसको अचीव कर रहा है, तो फिर आप रिपेयर रिनोवेशन कैसे लोगे? ठीक है ना। तो जो पूरी लिमिट है वो एज इट इज़ रहती है, ठीक है। उस लिमिट से आप ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज़ थी कि ये मैंने बता ही दिया था कि टोटल कॉस्ट है 90% तक लोन मिलता है। सपोज आप फ्लैट परचेज कर उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो फ्लैट परचेज पे 75% ऑफ द परचेज अमाउंट आपको लोन मिलता है, ठीक है। अब वही चीज़ है वो कि एलिजिबिलिटी देखी जाएगी आपकी, सोर्स NMI और EMI रेशियो, और आपका अपर लिमिट HBA की, और आपका कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फ्लैट, ठीक है। बट 75% लेते हैं। इन तीनों में से जो लोअर होगा उसके बेस पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। हर एक HBA में पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ठीक है। पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो उस आपको हर एक स्टाफ हाउसिंग लोन में करवाना मैंडेटरी है। उसके रिसिप्ट्स आपको देनी होगी, उसका इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको अपने उसमें रखना ज़रूरी है, ठीक है। कोई ऐसा केस है, एग्जाम्पशन इसमें भी है, जो जिस बंदे का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ही बोल दिया कि उसके हेल्थ इशू की वजह से इसका लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो सकता, तो आप 2 कंपनी से इस चीज़ को प्रूफ लेकर देन ओनली उसका आप एग्जाम्प्ट कर सकते हो। बट ये बहुत रेयर केस है, इसलिए आप मान के चलिए कि आपको पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है, ठीक है। और ये चीज़ हम लास्ट उसमें मैंने आपको बताई दी थी कि टेन्योर कितना होगा। टेन्योर जो होगा आपके पूरे उसका क्वांटम ऑफ लोन जो आपके HBA का होगा वो कैसे होगा कि आपकी कितनी सर्विस बची है, ठीक है, आपकी कितनी सर्विस बची है, और सेकेंडली कि आप 75 ईयर्स के एज के कब हो रहे हो, ठीक है। इसके बेस पे टेन्योर आपका कैलकुलेट
होता है। तो जैसे किसी की एज 45 है तो 15 ईयर्स की तो आपकी सर्विस बची है, प्लस 15 ईयर्स और आपकी 75 ईयर्स ऑफ एज पहुंचने में है आपको, ठीक है। तो उसको क्लब करके जितना होगा उतना ही आपको मैक्सिमम लोन मिल पाएगा। जैसे अगर आपके 45 एज है तो अप टू 75 यानी कि 30 साल आपको मिल जाएंगे टेन्योर, ठीक है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। जैसे अभी हमने जो केस लिया 45 ईयर्स ऑफ एज है आपकी और 60 पे आप रिटायर हो गए, तो उस टाइम क्या होगा इस लोन का। देखिए, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन एज इट इज़ चलता रहेगा जब तक कि आप 75 ईयर्स ऑफ एज के नहीं हो जाते। बट अगर किसी भी वजह से ऐसा है कि लोन का अमाउंट इतना ज़्यादा पेंडिंग है कि वो 75 ईयर्स ऑफ एज तक ख़त्म नहीं हो सकता, तो उसको दोबारा रीसैंक्शन किया जाएगा। और अगर कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है तो आप जो रिटायर हो रहे हो, जो आपके टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, उसमें से उस अमाउंट को डाल दिया जाएगा। एट एनी केस उसको 75 ईयर्स ऑफ एज तक ही खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सेकेंडली, उसमें को बरोबर मैंडेटरी होगा, या तो आपके स्पाउस को या फिर आपके लीगल हेयर्स को। अगर आपके स्पाउस की भी इनकम है और वो वैलिड है, वो वेरीफाई कर सकती है बैंक, तो फिर उनको आपके रिटायरमेंट के टाइम पे उसमें जोड़ दिया जाएगा आपके लोन के साथ, और उसको 75 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए ले जाया जाएगा, ठीक है। सपोज़ आपने रिज़ाइन किया है या VRS लिया है, उस केस में क्या होगा। उस केस में क्या होता है कि आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं होता, आपको क्या कहता है, सेंट होम लोन, जो आपका होम लोन है HBA, उसको टेक ओवर करवा दिया जाता है DHFS से, डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम से, ठीक है। और ये कोशिश की जाती है कि VRS लेने, मतलब जिस दिन एक्सेप्ट हो रहा है उससे 3 महीने पहले ही ये सारा प्रोसीजर हो जाए, ताकि जिस दिन आप रिज़ाइन करो, जिस दिन आप बैंक को छोड़ो, तब तक वो लोन DHFS के द्वारा टेक ओवर हो जाए। 3 मंथ्स पहले ही ये सारा काम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका लोन है वो चलता रहेगा, ठीक। अब सपोज़ कोई डिसीज़ हो जाता है, मीन्स इन कंटिन्यूशन ऑफ द लोन किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसमें 2 केस हैं। वो एज इट इज़ चलता रहे लोन, स्पाउस उसको चलाते रहे, कोई इशू नहीं है। अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर्स उस लोन को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चला भी सकते हो, आप उनके टर्मिनल बेनिफिट से उसको बंद कर सकते हो। अगर आपकी जगह कोई और कंपैशनेट ग्राउंड पे लगा है तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि उस लोन को बंद कर दो और नया लोन इनको प्रोवाइड कर दो, सब्जेक्ट टू इट्स हिज और हर NMI EMI रेशियो। उसको नया लोन दे दिया और वो उससे इसमें एडजस्ट कर लिया। बट ये भी ज़रूरी है कि इनके अमाउंट के हिसाब से, मतलब इनकी सैलरी के हिसाब से इनका कितना लोन बन रहा है, उतना लोन ही हम दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दे पाएंगे, ठीक है। बट ये क्योंकि कंपैशनेट ग्राउंड पे लगे हैं तो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेशनल मिल जाएगा, मतलब स्टाफ वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन भी अच्छा है। देखिए, बहुत देर से मैं बोल रही हूँ EMI NMI का रेशियो, नेट टेक होम। नेट टेक होम क्या चीज़ है? नेट टेक होम होती है कि कितना आप अपने खर्चे के लिए लेके जा रहे हो घर पे। मतलब अगर मेरी सैलरी 10,000 तो ऐसा नहीं है 10 कार के 10,000 मैं उसी का लोन भर दूँगी, उसकी EMI भर दूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे केस में, HBA के केस में 30% ऑफ द ग्रॉस सैलरी जो है वो आपका नेट टेक होम होना चाहिए, ठीक है। नेट टेक होम के लिए आप डिडक्शंस भी माइनस करते हैं। डिडक्शंस जैसे PF कट रहा है, इनकम टैक्स कट रहा है, किसी और लोन की इंस्टॉलमेंट कट रही है, वो सब हटाइए और 30% ऑफ द ग्रॉस सैलरी निकालिए और उसमें से सारे नेट अदर हटा के जितना बचेगा वो मेरा नेट टेक होम है, और उसी के बिहाफ पे आप आगे की प्रोसेसिंग करोगे कि आपको लोन कितना मिल सकता है, ठीक है। अब देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस की बात कर लेते हैं। बैंक ने आपको लैंड परचेज़ करने के लिए अगर दिया है अमाउंट, तो लैंड परचेज़ हो गई है, 6 महीने के अंदर आपको सील डीड करवानी है। नहीं करवा पाए तो आप बैंक का पैसा उसको वापस दोगे। बैंक ने आपको हाउस परचेज़ करने के लिए दिया है, अब 3 महीने के अंदर जो भी हाउस परचेज़ कर लो उसको मॉर्गेज कर दो बैंक में, ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आपको न्यू फ्लैट परचेज़ करने के लिए दिया है, देन अगेन 3 महीने के अंदर आप
कार्रवाई पूरी करके बैंक में उसके पेपर्स मॉर्गेज करेंगे। ठीक है। सपोज आपने प्लॉट परचेज के लिए लिया था लोन, ठीक है, प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, तो आप प्लॉट परचेज कर लेंगे और 5 साल के अंदर अंदर आपको पूरा घर कंप्लीट करना है। ठीक है। सपोज़ आपने कोई फ्लैट वगैरह ख़रीदा है, मतलब कि जैसे रेरा से लिंक्ड जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसमें आपने कोई फ्लैट परचेज़ किया है, तो उसमें क्या होगा, आपको मॉरेटोरियम मिलता है 18 मंथ्स का। ठीक है। ये भी होता है कि 18 मंथ से आगे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन में टाइम लग रहा है। ठीक है। बट आपका मॉनिटरिंग 18 मंथ्स का रहेगा। 18 मंथ्स के बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, या फिर डेट ऑफ कंप्लीशन के 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। आपका लोन, आपका कंस्ट्रक्शन पहले हो गया तो उसके 6 महीने के बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका कंस्ट्रक्शन लेट हो रहा है तो भी 18 महीने के बाद आपका मॉनिटरिंग ख़त्म हो जाएगा और आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस लेना है। ठीक है, क्योंकि घर कंप्लीट हो जाएगा तो घर का इंश्योरेंस होगा, फायर, फ्लड, लाइटनिंग और इन सब का इंश्योरेंस होगा। ठीक, डन। नाउ हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी अमेंडमेंट हुए हैं। पहले कुछ और था, अभी क्या है, अप टू 40 लाख आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.25% सिंपल इंटरेस्ट, और 40 लाख से अबव है 6% सिंपल इंटरेस्ट। इस पॉइंट को नोट करें कि सिंपल इंटरेस्ट लगता है स्टाफ के हाउसिंग लोन में, और यही फ़ायदा है एक स्टाफ का हाउसिंग लोन लेने में। चलिए अब रिपेमेंट देख लेते हैं। जब हाउसिंग लोन आप ले रहे हो तो उसका रिपेमेंट आपको 360 मंथ्स मैक्सिमम है, मतलब 30 साल के लिए आपको मैक्सिमम मिलता है, या जब आप 75 ईयर्स ऑफ एज अटेंड कर रहे हो, जो उसमें से कम होगा उतने दिन के लिए आपको मिलता है। इसमें क्या होता है, रेशियो होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का 3:1 के रेशियो में आपका रिपेमेंट होता है। ठीक है। अगर रिपेयर रिनोवेशन का लेते हैं ना तो उसमें है 120 मंथ्स, मीन्स 10 साल के लिए, या फिर 60 ईयर्स ऑफ सर्विस, 60 ईयर ऑफ एज, 10 साल या 60 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले लोअर होगा उतने दिन के लिए आपका ये रिपेमेंट रिनोवेशन वाला अमाउंट टेन्योर बनेगा। ओके। और इसमें भी सेम है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो है 3:1, मतलब पहले प्रिंसिपल इन फुल पे होता है देन इंटरेस्ट। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ये हम बात कर ही चुके हैं। एक चीज़ और कि जब आप लोन ले रहे हो तो वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, मतलब आपके स्पाउस, आपके बच्चे वही उसमें रहेंगे, आप उसको रेंटेड आउट नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द बैंक। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि लोन जो हम लेते हैं ना घर खरीदने के लिए या किसी के लिए भी, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे भाई घर का अमाउंट तो है ही, जो है प्राइस ऑफ लैंड है, हाउस है, फ्लैट है, वो तो है ही। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, उसका रजिस्ट्रेशन, उसके ट्रांसफ़र की फ़ीस, उसका जीएसटी, ठीक है, ब्रोकरेज का भी आप ले सकते हो उसमें। ठीक है। आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एनलार्जमेंट कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, आर्किटेक्ट की फ़ीस भी उसमें आ सकती है। ठीक है। तो ये सारे चीज़ें, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस आप कराओगे वो भी उसमें अमाउंट में आप इंक्लूड कर सकते हो। इनफैक्ट इंटीरियर्स का भी 15% ऑफ द हाउस फ्लैट का प्राइस, या फिर 10 लाख तक का आप अमाउंट इंटीरियर का भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो बट वही चीज़ है कि अगर आपकी लिमिट जितने की है आप उतनी लिमिट के अंदर ही काम कर पाओगे। समझ रहे हो? आपकी 50 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ फ्लैट है, उसमें आपने ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, सपोज़ उसको 20 लाख और बढ़ा दिया तो 70 लाख हो गया। पर अगर आपकी लिमिट 120 की है तो 120 में से 70 माइनस हो तो फिर आप 50 के लिए एलिजिबल होगे नेक्स्ट लोन के लिए। ठीक है ना। तो उसमें आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। यही मेन सारी बातें हैं जो स्टाफ हाउसिंग लोन के लिए हैं, जो हमने आज डिस्कस की है। आई थिंक ओवरऑल सब कंप्लीट हो गया है। फिर भी इन केस ऐसा हो कि आपको कुछ और चीज़ें पूछनी हो, कुछ क्वेरीज़ हो, तो आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। और ज़्यादा अगर मुझे लगा कि उसमें अलग से कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है गाइज़। तो होपफुली आप इस लोन की फैसिलिटी को यूज़ करेंगे, और अच्छा है, बहुत सही है हमारे लिए। देखो स्टाफ के लिए तो बेस्ट है, स्टाफ हाउसिंग लोन लिए। ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।